दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th हिंदी का एक मॉडल पेपर जो कि आपके बोर्ड्स की तरफ से जारी किया गया है। ठीक है, इसी साल जो आपका एग्जाम होने वाला है इसी टाइप का प्रश्न आने वाला है। ठीक है ना। तो देखिए इस वीडियो को देखने से आपको ये चीज़ पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न इस बार आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक, तो चलिए यहाँ पर हमारे पास ऊपर देख सकते हैं इसका सत्र है 25-26 कक्षा 10 और विषय हिंदी। ठीक है, समय आपका 3 घंटा 15 मिनट, पूर्णांक इसका 70 का। तो चलिए इसको क्वेश्चन को देखते हैं कैसा कैसा प्रश्न पूछता है। तो देखिए खंड अ में आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी इसमें कह रहा है कि दूसरा शतक प्रकाशित हुआ। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से आपका एक सही है। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं बताने वाला, बस आपको क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ। ठीक है ना, सॉल्यूशन अगर आपको जानना है तो इसका कमेंट कीजिएगा, मैं आपको सॉल्यूशन भी बता देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है सुमित्रा नंदन पंत की रचना है उर्वशी पल्लव साकेत कामायनी। और तीसरा नंबर है कि छायावाद की मुख्य विशेषता है। इसमें भी 4 ऑप्शन है आपके पास सामने। और उसके बाद से है कि मैथिली शरण गुप्त किस युग से संबंधित हैं। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है। तो 4 ऑप्शन है, इसमें से एक सही है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अजात शत्रु के नाटककार हैं। और उसके बाद से 7वां नंबर कह रहा है कि इलाचंद्र जोशी की कहानियों का विषय है। और 8वां नंबर है कि 1018 से 1936 ईस्वी तक का समय है। ठीक है, ये कौन सा समय है, प्रेमचंद्र युग है, शुक्ल युग है, यही इसमें से एक सही है। कह रहे हैं कि मिलान कीजिए, मैला आंचल ये किसका है, प्रेमचंद फणीश्वर नाथ रेणु, उसको से भगवती चरण वर्मा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, तो इसमें से आपको मिलान करने वाला है। ठीक, अगला है आपका निम्नलिखित में से उपन्यास है सेवा सदन, विराटा की पद्मिनी, कफन, चित्रलेखा। और 11 नंबर है कि करुण रस का स्थायी भाव है। ठीक है, रति, हास, शोक, निर्वेद, ये तो शोक होता है। चलिए यहाँ पर 12 नंबर का सोहत ओढ़े पीतपट श्याम सलोने गात मनो नील मणिशैल पर आतप पर प्रभात। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ठीक है, और उसके बाद से कह रहा है कि यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 11 और 13 विराम से 24 मात्राएं होती हैं, किस छंद का लक्षण है। सोरठा, रोला, चौपाई, दोहा। ठीक है, अगला है कि प्रहार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक, तो ये भी है। उसके बाद से 15 नंबर का रहेगा पंचतंत्र में कौन सा समास है। 16 नंबर है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। 17 नंबर है कि आंसू का तत्सम रूप है। उसके बाद से 18 नंबर है कि कर्मवाच्य में प्रधानता होती है। उसके बाद से 19 नंबर है कि ताभ्य शब्द में वचन और विभक्ति है। 20 नंबर लास्ट है इसका, कह रहे कि निम्नलिखित शब्दों में सर्वनाम है, मनुष्य और बचपन, कोई, उपयुक्त, सभी। चलिए अगला है आपका वर्णात्मक प्रश्न। ठीक है, खंड ब। तो इसमें प्रश्न नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आपका 6 नंबर का है, अगर आप तीनों प्रश्नों का उत्तर देते हैं तब। ठीक है, तो इसमें आपका कह रहा है कि विभिन्न धर्मों को मानने वाले जो भी हैं, ये देखिए आपका जो गद्यांश है ना लास्ट में आपका दिया होगा, उसी में रेखांकित अंश का आपका व्याख्या करना है। और ये वाला किस चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, ये चीज़ बताना है। ठीक है, और इसमें छोटा सा प्रश्न पूछेगा, जैसे यहाँ पर प्रश्न कौन सा पूछा है, ये दूसरा नंबर सेकंड वाला कह रहा है कि लेखक ने भारतीय संस्कृति को अनेक देशों का समूह क्यों कहा है। ठीक, तो ये चीज़ है। और उसमें से देखिए 2 दिया रहेगा, दोनों में से कोई एक करना है। देखिए अथवा लगा करके यहाँ पर दिया हुआ है, तो कोई एक ही करना है। दोनों कर देंगे तो आपका नंबर एक ही का कोई एक का ही मिलेगा, और नंबर भी आपका, ये टाइम भी वेस्ट होगा। ठीक, तो इसलिए हिंदी में टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है, इसलिए इसको ध्यान में रखिएगा, कोई एक करना है। चलिए दूसरा में कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सेम वही चीज़ है, बस ये आपका पद में दिया हुआ है। ठीक है, जो इससे पहले वाला था वो गद्य था, ये आपका पद में से दिया गया है। और इसमें भी आपसे 3 प्रश्न पूछेगा। पहला प्रश्न कहेगा कि इसका संदर्भ लिखिए, दूसरा में रेखांकित अंश की व्याख्या करना है, तीसरा में इससे एक क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, चलिए अगला इसमें करते हैं। अगला इसमें भी अथवा 2 ऑप्शन रहते हैं, कोई एक करना है आपको। तीसरा नंबर में आ जाते हैं। तीसरा नंबर में कह रहा है कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, अभी ये वाला हिंदी में आपको अनुवाद करना है।
तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। 2 ऑप्शन दिए हैं, दोनों में से कोई एक करना है, अथवा वाला करिए या फिर इसके ऊपर वाला करिए। चौथा नंबर आ जाते हैं, इसमें कह रहे हैं कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद में अनुवाद कीजिए, ठीक है। इसका भी हमें देखिए यहाँ पर 2 है, तो दोनों में से किसी एक का हमें संदर्भ सहित इसका हमें व्याख्या कर देना है, ठीक है, अनुवाद कर देना है। चलिए 5वां हम देखते हैं, कह रहा है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए, ठीक। और उत्तर कम से कम 80 शब्द में होना चाहिए। मुक्तिदूत, ठीक है। ये वाला जो आपका दिया है ना, ये आपका जिला के हिसाब से ये निर्धारित रहता है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिएगा आपका जिला कौन सा लगता है और किस जिला में ये कौन सा लगता है। मुक्तिदूत आपके यहाँ लगता है, या फिर ज्योति जवाहर, या फिर मेवाड़ मुकुट, या फिर अग्र पूजा, या फिर जय सुहास, ये सारा चीज़ आपका जिला वाइज इसको बांट दिया जाता है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखिएगा, कोई भी अगर आप लिख देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, तो इसको ध्यान दीजिएगा। कर्ण या फिर करमवीर, भरत, तो ये चीज़ें हैं। चलिए अब 6 में आ जाते हैं, इसमें कह रहे हैं कि दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। जीवन परिचय भी लिखना है और रचना भी लिखना है, ठीक है। 5 नंबर का आपका ये मिल जाएगा। अब उसी तरीके से यहाँ पर आपका कवि का ये जीवन परिचय लिखना है, बिहारी लाल, सूरदास, मैथिली शरण गुप्त। तो इसमें देखिए मैथिली शरण गुप्त को और सूरदास, ये दोनों तो मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, हमेशा ये पूछ ही देता है। और ऊपर वाले में अगर देखा जाए तो ये राजेंद्र प्रसाद और रामधारी सिंह दिनकर, ये तीनों आपका इम्पोर्टेंट ही है। बट इसमें से जो सबसे ज़्यादा पूछा गया ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये 2 चीज़ पूछा गया है, ज़्यादा बार आया है, ठीक है। 7वां हम देख लेते हैं, कह रहे कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया है, ठीक है। श्लोक जो होता है ना वो आपका 2-2 लाइन का होता है, ठीक है। तो 2-3 आप लोग याद कर सकते हैं इजीली, तो 2-3 याद कर लीजिएगा, ताकि कोई मान लेते हैं कि इस प्रश्न पत्र में आ भी गया तो वो चीज़ तो माना नहीं जाएगा, तो फिर दूसरा आप लिख सकते हैं। तो इसलिए कम से कम याद कीजिएगा तो 2, ठीक है। चलिए 8वां प्रश्न में, 8वां में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो इसमें टोटल है 4 और इसमें से 2 का आंसर देना है, तो देख लीजिएगा आपका। 9 नंबर में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए, ठीक। तो मैं तो अगर आपसे कहूँगा तो पर्यावरण प्रदूषण के अलावा जो भी है सब पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। पर्यावरण प्रदूषण पे बहुत ज़्यादा लड़के लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे हिसाब से अगर आप विज्ञान पे लिखते हैं या फिर यातायात के नियम पे लिखते हैं तो ये 2 चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा और इस पर ज़्यादा नंबर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि लगभग में ज़्यादातर स्टूडेंट ये पर्यावरण प्रदूषण या फिर जनसंख्या वृद्धि यही वाले पे लिखते हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा जो चीज़ आपको ईजी लगे उस पर लिखिएगा। 7 नंबर का है और ये कम से कम 200 शब्द में लिखना है इसको। 10 नंबर में कह रहा है कि उत्तर मध्य रेलवे को एक ऐसी शिकायती पत्र लिखे जिसमें ट्रेन में साफ सफाई और सुविधाएं न उपलब्ध होने का उल्लेख हो, ठीक। तो ये आपको पत्र लिखना है। और उसके बाद से दूसरा ऑप्शन भी दिया है कि अपनी रुचि का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखे, ठीक है। आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ठीक है ना, उस भावना को याद करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखना है। ये भी आपका 4 नंबर के लिए आएगा। तो इस तरीके से ये इतना टोटल आपको 10 प्रश्न, ठीक है, और 20 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो ये आने वाला है, ठीक। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इसका सॉल्यूशन जानने वाले हैं, ठीक है। कमेंट कीजिएगा अगर आपको सॉल्यूशन इसका जानना है तो, ठीक। तो